Question number 61. A particle of mass m is kept on the top of a smooth sphere of radius r. It is given a sharp impulse which imparts a horizontal speed v. देखो एक स्फीयर है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक स्फीयर, और इसके टॉप पोजीशन पे एक पार्टिकल रखा है और इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया, कितना, v के इक्वल। ओके, अब देखते हैं ए पार्ट। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। ओके, मतलब जैसे ही ये वेलोसिटी v गेन कर लिया इसने, ओके, तो जस्ट आफ्टर मतलब इसका पोजीशन तो अभी यही रहेगा, इस इंस्टेंट पे इसका पोजीशन यही रहेगा, और इस पोजीशन पे व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल, हमें क्या करना है, नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। ओके, ए पार्ट देखो बच्चों, जस्ट आफ्टर इम्पल्स का मतलब क्या है, इम्पल्स से पहले वो रेस्ट पे होगा और जस्ट इम्पल्स के बाद उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। ओके, तो यदि इसके पास कुछ वेलोसिटी v है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सेंटर की तरफ इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, अगर जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, ओके, ब्लॉक का, तो ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे या फिर पार्टिकल पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। एक लगेगा नीचे की तरफ mg, और दूसरा क्या लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल। अब ऐसा मत बोलना कि mg नॉर्मल बैलेंस्ड है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल। ओके, आप चाहो तो मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, और इसका एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ, सेंट्रीपिटल ac, विच इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो v²/r। तो यदि मैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगाऊं तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करूंगा, mg इज पॉजिटिव। ओके, तो mg माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, so this is mass into centripetal acceleration, this is equal to mv²/r। तो क्या यहां से हम लोग नॉर्मल अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, सो नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस mv²/r। ओके, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट, what should be the minimum value of v for which particle does not slip on the sphere। तो देखो ये क्वेश्चन फ्रेम करने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। यहां पे डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर की जगह क्या होना चाहिए, डज नॉट लीव द स्फीयर। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डज नॉट लीव द स्फीयर। इसको मैं ऐसे कैंसिल कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं लीव। ये होना चाहिए करेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि स्लिप तो करेगा ही करेगा, आपने वेलोसिटी दी है तो। अब हम इतना ज्यादा वेलोसिटी नहीं दे दे कि ये लीव कर जाए। लीव करने का मतलब क्या होगा, नॉर्मल इज इक्वल टू, नॉर्मल वैल्यू कितनी हो जाए, 0 के इक्वल। ओके, अब यहां पे देखो लीव स्फीयर का मतलब क्या है, नॉर्मल बिकम्स 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और गड़बड़ी है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम तो 0 हो सकता है। अगर जो क्वेश्चन जिस तरीके से, अगर जो मान लो ये मिनिमम ही मैं पढ़ूं, तो अगर जो आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है तो आप इसको यहीं पे ऐसे रहने दो, ये स्फीयर को लीव नहीं करेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 0 नहीं होगा।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जिस तरीके से आंसर दिया है उस हिसाब से ये मैक्सिमम होगा। यदि मिनिमम लिखा है तो ये आंसर हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? अगर जो आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर विच पार्टिकल डज नॉट लीव द स्फीयर, तो मिनिमम तो 0 हो सकता है। यदि मिनिमम 0 है, मान लो v की वैल्यू यदि मैं क्या करूं 0 रख दूं, यहाँ पे इक्वेशन में देखो, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg। करेक्ट? तो ऑथर ने जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है मैक्सिमम के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं कट करके ये भी सही कर देता हूँ, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच पार्टिकल डज नॉट लीव द स्फीयर। मुझे ये मैक्सिमम फाइंड करना है, मिनिमम तो 0 होगा। ओके, तो नॉर्मल 0 हो जाएगा फॉर केस ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, देयरफॉर वी कैन राइट नॉर्मल इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू mg। m से m कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये जो v कैलकुलेट करोगे ना, ये v मैक्स होगा, याद रखना। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg। मैं यहाँ पे एक बार फिर से अलग से लिख देता हूँ कि दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। इससे ज्यादा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इससे कम आप दे सकते हो, मिनिमम तो 0 भी आप दे सकते हो। ओके, इसका मतलब 0 से लेके अंडर रूट ऑफ rg तक दोगे तो ये स्फीयर को लीव नहीं करेगा। करेक्ट? तो ये पूरा जो मैंने बताया ये लिख लेना। ओके, अब आते हैं हम लोग सी पार्ट पे। अज्यूमिंग द वेलोसिटी टू बी हाफ द मिनिमम कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप लोगों ने कैलकुलेट किया कि ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट rg, लेकिन अब हमें अज्यूम करना है कि ये अंडर रूट rg का हाफ है। ओके, तो सी पार्ट में हमें अज्यूम करना है कि हमने कितनी वेलोसिटी दी से, अंडर रूट rg होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, so we have to find angle made by the radius through the particle with the vertical when it leaves the sphere। जब ये स्फीयर को लीव करेगा तो कितना एंगल ये वर्टिकल के साथ बनाएगा, इसका रेडियस फैक्टर। तो देखो ऑलरेडी ऐसे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 59। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अप्रोच होगा। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 59, बस फर्क क्या है, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg होल डिवाइडेड बाई 2। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ लेके चलता हूँ। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 59। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 में ये जो इनिशियल वेलोसिटी आप देख रहे हो कहाँ पे, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 था। ओके, बाकी इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 अगर जो आता है तो ये भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो बस हमें इनिशियल वेलोसिटी को क्या करना है, जीरो नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 59 में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो याद रखना कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्या मैं इसको यू लिख दूं, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कुछ v। कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो मैं इसको v1 लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है सी पार्ट में कि इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द वेलोसिटी कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। तो पार्ट बी में हमने कितनी वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, अंडर रूट rg, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट ऑफ rg बाई 2, बस यही फर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 में और इसमें। अब देखो बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन, हम अज्यूम करेंगे कि इस पोजीशन पे ये कांटेक्ट लीव हो रहा है और इस पोजीशन पे यदि कांटेक्ट खत्म हो रहा है, मतलब इस पोजीशन पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा, 0। तो मैं इस पोजीशन पे ओके एट एन एंगल थीटा विद द अपवर्ड वर्टिकल, यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ओके, यदि मान लो यहाँ पे है वेलोसिटी v1, मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि यहाँ वेलोसिटी है v1, तो वेलोसिटी है v1, तो क्या यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ac। ओके, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 59 की तरह। अब मैंने ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, एक लगेगा mg, दूसरा लगेगा नॉर्मल। ओके, mg के दो कंपोनेंट ले लिए, कौन कौन से, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब ध्यान से देखना, ये जो ब्लॉक है इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। हमें सेंट्रीपिटल में इंटरेस्ट है, तो टूवर्ड्स द सेंटर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, mg cos थीटा माइनस एन। mg cos थीटा माइनस एन इज टोटल फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है ac, विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, या फिर आप लिख सकते हो v1 स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स mg cos थीटा माइनस एन इज इक्वल टू mac, दिस इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाई आर। क्योंकि इस पोजीशन पे ये कांटेक्ट छोड़ रहा है तो नॉर्मल जीरो होगा, नॉर्मल जीरो रख के हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो यहां से mv1 स्क्वायर आ गया और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे। बिल्कुल पूरा का पूरा वैसा ही एक्सप्लेनेशन है। इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, mg और नॉर्मल। नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा, mg वर्क करेगा। ओके, यदि mg वर्क कर रहा है, ओके, तो ब्लॉक प्लस अर्थ को मैं एज अ सिस्टम ले लूँ तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। ओके, बस फर्क क्या होगा, फर्क बस इनिशियल वेलोसिटी में होगा। इनिशियल वेलोसिटी है हाफ m, इनिशियल वेलोसिटी है u, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m u स्क्वायर। ओके, so this is half m u square, this is the initial काइनेटिक एनर्जी। u स्क्वायर की वैल्यू रख लो हाफ m। अब आप खुद देखो u स्क्वायर यदि मैं करूं, u कहाँ पे लिखा था हम लोगों ने, देखो ये, तो ये कितना आ जाएगा rg/4। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, बाकी सब कुछ एज इट इज होगा इक्वेशन, बस आप ये v1 स्क्वायर लिख लेना, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस mg r cos थीटा। ये कहाँ से आया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 59 में मैंने ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, इन दोनों को ऐड करो, सो दिस इज mgr/8 प्लस mgr, कितना हो जाएगा, दिस इज 9 mgr/8। करेक्ट, राइट हैंड साइड बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। ओके, बस यहाँ पे फर्क क्या होगा, दिस इज 9/8। तो आप देखोगे तो cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा विल बी 3/4 एंड थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 3/4। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ब्लॉक या पार्टिकल लीव्स कांटेक्ट विद द स्फीयर, इसमें बस दो इक्वेशन आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो भी फिक्स्ड है। नॉर्मल जीरो करके एक इक्वेशन आता है और दूसरा इक्वेशन आता है मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। फिगर शोज a smooth track which consists of a straight inclined part of length L joining smoothly with the circular part। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट पार्ट है, स्ट्रेट पार्ट जो है ये क्या दिया है क्वेश्चन में, दिस इज अ स्मूथ स्ट्रेट पार्ट। ये जो आप देख रहे हो दिस इज अ सर्कुलर पार्ट। करेक्ट, a particle of mass m is projected up the incline from its bottom। एक पार्टिकल को क्या किया, अप द इंक्लाइन प्रोजेक्ट किया, कहां से, बॉटम से। ओके, फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड v0 फॉर विच द पार्टिकल रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रैक। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसे कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए। ओके, यहाँ पे ये v0 की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये
इस ट्रैक के टॉप पोजीशन तक पहुंच पाए। करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है, अगर जो मुझे टॉप पोजीशन तक इसे पहुंचाना है तो क्या करना होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देंगे और यहाँ पे पहुंचने पहुंचते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। ओके। बी पार्ट, assuming that the projection speed is 2 v naught and the block does not lose contact with the track before reaching the top, find the force acting on it when it reaches the top। तो देखो बहुत ही ढंग से क्वेश्चन को लिखा गया है। यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि हमें अज्यूम करना है कि ब्लॉक डज नॉट लूज कांटेक्ट विद द ट्रैक। मतलब हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कहीं ब्लॉक यहाँ पे जब ये सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये नॉर्मल नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि आपने वेलोसिटी 2v0 दिया तो वी हैव टू अज्यूम दैट इट डज नॉट लीव कांटेक्ट। अब देखो हमें पता नहीं है कि कांटेक्ट लीव करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हमें अज्यूम करके चलना है। सिमिलरली ए पार्ट में भी बोला नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करके चलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि ब्लॉक डज नॉट लीव कांटेक्ट विद द स्फीयर। ओके। तो बी केस में वी हैव टू फाइंड फोर्स एक्टिंग व्हेन इट रीचेस द टॉप। ओके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम ए और बी पार्ट में डील करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज होगा। ओके। ए पार्ट, दिस इज द स्फीयर। ओके। अब हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या टेंजेंट अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हैं हम लोग। यस, काफी हद तक टेंजेंट लाइन ये दिख रही है। यहाँ से मैं थोड़ा सा और स्मूथ कर देता हूँ। अब देखो ये लेंथ कितना दिया हुआ है, स्मॉल एल के इक्वल। तो याद रखना है इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ कुछ, और इसका नाम दे देते हैं, लेट अस से कि दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके। और ये जो एंगल आप देख रहे हो, दिस एंगल इज थीटा। करेक्ट। अब ध्यान से देखो ये जो ब्लॉक है ये मुझे सी पॉइंट तक पहुंचाना है, सी इज द टॉप पोजीशन। तो बेसिकली मुझे ए से सी तक की हाइट कैलकुलेट करनी है। करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली ये ध्यान से देखोगे तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। ए से बी तक की हाइट निकालना तो बहुत ही सिंपल है। ओके। कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं दिखाता हूं। इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, दिस एंगल इज थीटा। तो ए से बी तक की हाइट कैलकुलेट करना तो बहुत ही सिंपल है। ये हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग बताओ। ये हो जाएगा एल साइन थीटा। इफ दिस इज एल तो इसका नाम दे दो डी, तो बी डी विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा। लेकिन सिर्फ एल साइन थीटा पहुंचाने से बात नहीं बनेगी, मुझे तो इसे सी तक ले जाना है। करेक्ट। तो मुझे सी की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। बस यहाँ पे हाइट ही कैलकुलेशन करना है और तो कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं। अब यदि आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। ओके। अब ध्यान से देखो ये O है, O इज द सेंटर। तो OB और AB का जो एंगल है, AB इज टेंजेंट एंड OB इज नॉर्मल, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। करेक्ट। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री के इक्वल। अब क्या करोगे, आप और कुछ सिंपल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। यहां से इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंप्लिसिटी के लिए इस AB लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया और एक ऐसे ड्रॉ कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ध्यान से देखो ये एंगल यदि थीटा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये भी एंगल जो आप देख रहे हो रेड कलर से मैं मार्क करूं,
ये एंगल जो अभी मैंने रेड कलर से मार्क किया, क्या ये भी एंगल थीटा है? यस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस एंगल इज थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। करेक्ट। ये जो एंगल आप देख रहे हो इसको मैं यहाँ लाके, लेकिन लिखेंगे नहीं, लिखने से और ये डायग्राम खराब हो जाएगा। तो आप ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल देख रहे हो, ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे मार्क किया, ये भी थीटा होगा। तो ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये जो आप देख रहे हो दिस एंगल इज थीटा। करेक्ट। यहाँ पे आते हैं, एक और डायग्राम में मैं दिखाता हूँ फाइनली। देखो ये एंगल आ गया थीटा, और याद रखना OB जो है, व्हाट इज OB? OB इज इक्वल टू आर के इक्वल। करेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू आर। तो यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचूं, ध्यान से सुनना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच दूं, ये, तो ये जो हाइट है, मुझे ये हाइट मिल जाएगी। कितनी होगी ये? अगर जो मैं इसको लिख दूं E, तो OB इज इक्वल टू आर, दिस एंगल इज थीटा। तो ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा है लेकिन फिर भी विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि OE विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OE इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। करेक्ट। तो क्या मैं यहां से ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि CE कितना होगा या फिर EC कितना होगा? देयरफॉर EC इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा। करेक्ट। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 माइनस कॉस थीटा। ओके। EC क्या है? EC इज बेसिकली हाइट ऑफ C अबव B, मतलब B के और कितना ऊपर है C। करेक्ट। B तक की हाइट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। अब B से C कितना ऊपर है ये भी आ गया। कितना आ गया ये? R1 माइनस कॉस थीटा। तो टोटल हाइट निकल गई। देखो इस डायग्राम में ये हाइट तो मुझे ऑलरेडी पता थी। कौन सी? ये। अब देखो यही पार्ट हमें कैलकुलेट करना था कि C और कितना ऊपर है इस रेफरेंस के। C, देखो ये C कितना ऊपर है B से, तो कितना ऊपर है? R1 माइनस कॉस थीटा। ऑलरेडी हम लोग BD कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज साइन थीटा। तो ये जो हाइट है, ये। करेक्ट। तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो दिस विल बी इक्वल टू L साइन थीटा प्लस R1 माइनस कॉस थीटा, और इसको हम लोग लिख देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए H। ओके। अब हम लोग फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको हटा देते हैं, ये B को भी हटा देते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज के लिए था। ब्लॉक फाइनली यहां पहुंच गया, बस मुझे इसे यहां तक पहुंचाना है। तो मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, सॉरी फाइनल वेलोसिटी जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये क्या है? जीरो के इक्वल। मुझे बताना है कि यहाँ पे इसको कितना वेलोसिटी दिया जाए, ये मुझे U कैलकुलेट करना है, और मुझे ये हाइट पता है। ओके। दिस हाइट इज इक्वल टू H, जो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, लास्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो आप ऐसे लिखोगे, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लेना। आप लिखोगे कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और द ब्लॉक आर mg एंड नॉर्मल। नॉर्मल कभी वर्क नहीं करेगा। तो यदि मैं ब्लॉक प्लस अर्थ एज अ सिस्टम कंसीडर करूं, तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। Okay, so if we consider block plus earth as a system, mechanical energy is constant. और यदि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल।
जो शॉर्टकट में करना चाहता है तो वो बड़े प्यार से कर लेगा, √2GH होता है, h की वैल्यू रख लेना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर, यू मुझे फाइंड करना है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो रेफरेंस मार्क करना पड़ेगा, इसी को मैं रेफरेंस मार्क कर लेता हूं, दिस इज द रेफरेंस। अब यहाँ पे आप ये मत बोलना कि सर ये पार्टिकल तो रेफरेंस के थोड़ा ऊपर है, एक्चुअली पार्टिकल यहीं से एकदम नीचे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, 0, क्योंकि जब ये टॉप पोजीशन पे मुझे बस इसे पहुंचा देना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहाँ पे ऐसा कुछ दिमाग में आपके नहीं आना चाहिए कि सर टॉप पोजीशन पे तो वेलोसिटी आपने बताया था √GR होता है, तो वो स्ट्रिंग के केस में होता है, या फिर ये अगर जो सर्कुलर मोशन ऐसा अंदर रह के करता तभी होता है। ओके, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ओके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। बहुत सिंपल हो गया फिर तो यहाँ से, व्हाट इज u देन, u इज इक्वल टू √2gh। अब h की वैल्यू आप रख लो, सो दिस इज 2g, h की वैल्यू क्या थी, दिस इज r1 माइनस कॉस थीटा प्लस l साइन थीटा। समझ में आ गया, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, बस यहाँ पे ज्योमेट्री की प्रॉब्लम थी जहां पे आपको हाइट कैलकुलेट करना था। अब आते हैं बच्चों हम लोग पार्ट बी पे। Assuming that the projection speed is 2v naught and the block does not lose contact with the track before reaching the top, find the force acting on it when it reaches the top। तो देखो फिर से कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपने कितनी स्पीड दी इसको, इसको स्पीड दे दी हमने u नहीं, यहाँ पे मैं इसको लिख दूं क्या, क्योंकि क्वेश्चन में इसको v नॉट लिखा है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, तो ये बेसिकली हमने u कैलकुलेट कर लिया, और यही क्वेश्चन में क्या है, दिस इज बेसिकली v नॉट। अब बी पार्ट में बोल रहा है कि हमने इसे 2v0 दे दिया, 2v0 दे दिया, तो जब ये अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंचेगा तो इस पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सिंपल कंसेप्ट है, क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालते हैं। ओके, और न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। ओके, और इस तरीके से हम लोग फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेस द टॉप। अच्छा, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, मतलब नेट फोर्स बताना है। नेट फोर्स का मतलब क्या है, नेट एक्सेलरेशन चाहिए हमें। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। बी पार्ट में डायरेक्टली ये नहीं दिया है कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब नेट फोर्स पूछा जा रहा है। तो हम लोग सॉल्व करके समझ जाएंगे। देखो, वी नॉट ऑलरेडी मुझे पता है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दे दी इस बार हम लोगों ने, यहाँ पे अब मैंने इसको वेलोसिटी दे दी 2v0। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी अब 0 नहीं होगी, इसकी होगी कुछ वेलोसिटी v। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो डायरेक्टली भी सॉल्व करके बता सकते हो कि ये क्या है। ओके, याद रखिएगा कि v नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, v नॉट इज इक्वल टू √2gh। इस बार वेलोसिटी हमने क्या दी, इस बार हम लोगों ने वेलोसिटी दे दी 2v0। फिर से ब्लॉक प्लस अर्थ एज अ सिस्टम कंसीडर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इफ वी कंसीडर, आप पूरा लिख लेना कि ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, mg और नॉर्मल, नॉर्मल का वर्क डन होगा 0। ओके,
वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू 0, ग्रेविटी वर्क करेगा, तो मैं ब्लॉक प्लस अर्थ को सिस्टम मान लूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड. व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m. What is initial velocity? What is initial potential energy? 0. What is final kinetic energy? नहीं पता, मुझे यही velocity calculate करना है. What is final potential energy? mgh. Correct. So this is half m into 4 v naught square. This is half m v square. अब वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताओ, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. तो यहां पे मैं रख देता हूं 2gh. तो हाफ m इंटू 4, दिस इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस mgh. तो यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो ये कितना है, दिस इज 4mgh. राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, हाफ m v स्क्वायर प्लस mgh. करेक्ट. दिस इंप्लाइज हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख लो और सिंप्लीफाई कर लो, 3mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहां से v स्क्वायर आ गया 6gh. ओके, तो दिस इज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर. अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स मतलब नेट फोर्स पूछा जा रहा है. जब ये ब्लॉक यहां पे है, ओके, तो इसकी कुछ वेलोसिटी v है, इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. नॉर्मल फोर्स नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल बोलना होता तो वो बोलता कि फाइंड नॉर्मल फोर्स या फोर्स अप्लाइड बाय द स्फीयर ऑन द ब्लॉक. यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक या फिर पार्टिकल. तो नेट फोर्स पूछा जा रहा है, एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन. याद रखना यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, 0. ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r. v स्क्वायर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो दिस इज 6gh अपॉन r. so this is the net acceleration. Therefore net acceleration of block is equal to a कितना हो जाएगा, ac के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू ac कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 6gh अपॉन r. so what is net force? Therefore net force is equal to f. This is equal to mass into acceleration. This is equal to m into 6gh by r. करेक्ट. इसको आप ऐसे लिख लो, 6mgh by r. h की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी है, वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. सो दिस इज इक्वल टू 6mg. h की वैल्यू क्या थी, r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस l साइन थीटा अपॉन r. करेक्ट. सो दिस इज इक्वल टू 6mg, r से r कैंसल होगा, सो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा प्लस l साइन थीटा बाई r. करेक्ट. अब देखो एक्सप्रेशन देख के इतना बड़ा घबराना नहीं है, कंसेप्ट तो बिल्कुल ही सिंपल है. ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. तो इसको जिस तरीके से आंसर दिया बुक में वैसे भी चाहो तो लिख लो. दिस इज 6mg 1 माइनस कॉस थीटा प्लस l साइन थीटा
बाई आर, करेक्ट, जिसको आप एल बाई आर साइन थीटा भी लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग पार्ट सी पे। पार्ट सी, assuming that the projection speed is only slightly greater than v naught। slightly का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट v naught ही है। ओके, where will the block lose contact with the track। ब्लॉक कहाँ पे सर्कुलर ट्रैक के साथ कांटेक्ट लूज करेगा। तो इसको तो देखते ही आपको आंसर बताना चाहिए कि सर यहाँ पे कांटेक्ट लूज करेगा एंड दिस एंगल थीटा इज cos इनवर्स 2/3। बहुत बारी हम लोगों ने ये सॉल्व कर रखा है। ओके, देखो सी पार्ट, एक मिनट, मैं ये डायग्राम कॉपी कर लेना चाहता हूँ। ये देखो हमने क्या किया, इस ब्लॉक को वेलोसिटी क्या बोला है क्वेश्चन में, स्लाइटली ग्रेटर देन वी नॉट दिया। अब ये समझो जब आपने वी नॉट दिया था तो क्या ये यहां पे आके रुक गया, करेक्ट, मेरी बात समझ में आ रही है। जब हम लोगों ने इसे वेलोसिटी दिया था वी नॉट तो ये यहाँ पे आके रुक गया। तो ऐसा समझो जब आप स्लाइटली इसे वी नॉट से ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो क्या ये टॉप पोजीशन से थोड़ा सा राइट साइड में आ जाएगा, और ये राइट साइड में आ जाएगा तो मतलब ये ऐसे स्लाइड करने लगेगा नीचे की तरफ। मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार, देखो जब हमने वी नॉट दिया तो ये क्या हुआ, टॉप पोजीशन पे आके रुक गया, करेक्ट। ओके, जब मैंने वी नॉट दिया तो यहाँ पे आके रुक गया, वी नॉट से थोड़ा सा ज्यादा दोगे तो ये टॉप पोजीशन से भी स्लाइड करने लगेगा नीचे की तरफ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब इसको थोड़ा सा वी नॉट से ज्यादा दोगे तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी जो होगी वो ऑलमोस्ट जीरो होगी, करेक्ट। लेकिन ये थोड़ा सा आगे की तरफ अब स्लिप करना शुरू कर देगा, ये मतलब है। ओके, सो व्हेन velocity is slightly greater than v naught, when velocity is slightly greater than v naught, अगर जो वेलोसिटी v naught से थोड़ा सा ज्यादा होगा, द ब्लॉक विल reach top position with velocity slightly greater than zero, with velocity slightly greater than zero, greater than zero and starts या फिर एंड स्लिप्स डाउन, करेक्ट। ये नीचे की तरफ यहां से स्लिप करना शुरू कर देगा। मतलब अब एक नया क्वेश्चन बन गया, अगर जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये एक नया क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन ये हो गया कि ये स्फीयर है और इस ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी है वो बहुत ही हल्की सी वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, और ये यहां से स्लिप करना शुरू करता है नीचे की तरफ। तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 59 में सॉल्व किया हमने। ओके, आप लिख सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है इसको अब मैं इनिशियल पोजीशन मान लूंगा एंड दिस एंगल इज थीटा। यही तो है क्वेश्चन नंबर 59। बहुत बारी हमने ऐसा सॉल्व किया है, क्लास में भी किया हुआ है। यहाँ पे कुछ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v। ओके, और ये यहाँ से स्लाइड करेगा, और ये आंसर भी अपने को याद रह जाता है, इतनी बार सॉल्व किया कि cos थीटा जब आप सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा। आप चाहो तो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 59 पे लेके चल सकता हूँ आपको। ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 60, ये है क्वेश्चन नंबर 59। देखो यही है क्वेश्चन नंबर 59।
इनिशियली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एज इट इज मैं आपके लिए कॉपी कर लेता हूँ। ये तो देखो, अब क्या सिचुएशन है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 0 है। ये एंगल थीटा पे लीव करेगा, इसकी वेलोसिटी है कुछ v। ओके, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, यदि वेलोसिटी v है तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। यहाँ पे मैंने फोर्सेस दिखा दिए, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, mg और नॉर्मल। यहाँ पे मैंने mg के 2 कंपोनेंट ले लिए। करेक्ट, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 59 की तरह ही है। ओके, इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब रेडियल डायरेक्शन में मैं नेट फोर्स लिखूं तो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन, वो ये है। नॉर्मल 0 होना चाहिए क्योंकि ये स्फीयर को छोड़ रहा है, नॉर्मल इज 0। तो ये आ जाएगा पहला इक्वेशन। करेक्ट। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ब्लॉक प्लस अर्थ एज अ सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी मैंने कंजर्व कर दी, और फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो कॉस थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2/3। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ पे ये स्फीयर को छोड़ेगा, तो आप क्या कहोगे कि रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल कॉस इनवर्स 2/3 विद द अपवर्ड वर्टिकल। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया। ओके।